समझाना रह गया था, मतलब सुनो, इक्विलिब्रियम टॉपिक है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी बैलेंस कंडीशन में होगी, और बैलेंस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। नहीं, बॉडी बैलेंस कंडीशन में रही तो मतलब इक्विलिब्रियम हुआ। अब बैलेंस किस तरह से हो सकती है कि ये सीधी मूव नहीं कर रही हो सकता हो ये ऊपर मूव नहीं कर रहा हो सकता है ये किसी एंगल पे मूव नहीं कर रहा हो, मतलब हो सकता है ये ना ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। नहीं, अब देखो कभी कभी ये भी होती है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी है और एक्स में मूव नहीं कर रही है, सिर्फ वाई में करेगी। क्यों? क्योंकि वाई में नेट फोर्स जीरो नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में मोशन, मतलब नेट फोर्स उस पर कितनी होनी चाहिए? जीरो, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। हाँ, अगर सेपरेटली बोल दिया जाए कि नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन जीरो नहीं है तो वाई डायरेक्शन में ये मूव करेगी, तो बॉडी को आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे, इक्विलिब्रियम में नहीं कहा जाएगा। हाँ, एक्स के अलोंग वो रिस्ट में है या वाई के अलोंग वो रिस्ट में होगा, जो भी। लेकिन जब बात सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की जाएगी तो इसका यह मतलब हुआ कि इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा है? जीरो। नेट फोर्स जीरो अलोंग एक्स, नेट फोर्स जीरो अलोंग वाई या नेट फोर्स जीरो अलोंग जेड, तब तो ये बिल्कुल ही मूव नहीं करेगी, कंप्लीट मूव नहीं करेगी। तब इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में आप कह सकते हैं। और कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल किस लिए कहा जाता है? क्योंकि बाबू ट्रांसलेशनल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती तो मोशन ट्रांसलेशनल कहलाता है ना। जब उसका हर इंडिविजुअल पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। तो नेट फोर्स जीरो हुआ। आप ये कह सकते हैं जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है, बिल्कुल। और जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होती है। इसका मतलब हो सकता हो कि उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उसके इंटरनल पार्टिकल्स मोशन में हो सकता हो। ठीक है, चलिए इस पर खास बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे। दूसरे टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। दूसरा टाइप का इक्विलिब्रियम को रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। रोटेशनल मतलब क्या हुआ? रोटेट नहीं करेगी, जब बॉडी रोटेशन में नहीं होगी। और रोटेशन कब होता है? जब बॉडी पे टर्क लगती है। नहीं, टर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। नहीं, फोर्स लगाएंगे तो जब ये सेंस आती है, ये सेंस को हम लोग कहते हैं टर्क। तो जब ये सेंस होगा ही नहीं तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी। क्लियर है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन क्या हो गया? नेट टर्क जीरो हो। और नेट टर्क अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड नहीं बोलते हैं आप। नेट टर्क किसी भी चीज के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट। देखो जनरली हम लोग जो टर्क निकालते हैं वो एक पाइवटेड पॉइंट के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं। लेकिन अगर आपको कंडीशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में करना हो, बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में करना हो, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टर्क जीरो कर दीजिए। बॉडी भरी किसी इसका ये अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट आप नहीं करिएगा, जैसे बोलोगे सर ये पाइवटेड पॉइंट है, इसके अबाउट टर्क जीरो है, हम बोले ठीक है इसके अबाउट टर्क जीरो है, इसके अबाउट सर टर्क जीरो नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? बोलो तो। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो पाइवटेड पॉइंट के अबाउट टर्क जीरो हो या किसी भी पॉइंट के अबाउट टर्क जीरो हो, ऑलवेज बी ट्रू। किसी भी पॉइंट के अबाउट टर्क जीरो आप कर सकते हैं अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। या अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट टर्क जीरो हो गया तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। सिंपल सी बात है। तो ये दो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम हो गए। अगर ट्रांसलेशनल कहा जाए तो सिर्फ आपको नेट फोर्स जीरो ध्यान में रखना है, और अगर रोटेशनल कहा जाए तो सिर्फ आपको टर्क जीरो करना है। लेकिन अगर दोनों कहा जाए तो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है। जब ये कोई भी रिजिड बॉडी दोनों इक्विलिब्रियम कंटेन करती है तो उसके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर सवाल में बॉडी इज एट रेस्ट मतलब या स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जिक्र हो तो आपको ये दोनों चीजें सेपरेटली करनी पड़ेंगी। आई बात समझ में? क्लियर है? अब इसी चीज को सवाल से समझ लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। साफ करें सर इसे। देखो क्वेश्चन क्या है समझो पहले। देखो हमारे पास सीलिंग से हमने दो रस्सी की मदद से, सीलिंग से हमने दो इक्वल लेंथ के और सेम स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग अलग अलग है, ठीक है। हमने एक रड को बांध दिया, एक रड है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि इसकी तरफ ज्यादा इसकी तरफ कम, दोनों को बराबर बराबर एंड पे हमने इसे बांध दिया, ठीक है।
क्लियर है? अगर ये सेंटर ऑफ मास है, दोनों को एंड एंड में बांधे हैं, तो इसमें जो टेंशन क्रिएट होगा वही टेंशन इसमें भी क्रिएट होगा। बोलो, जो इसमें टेंशन क्रिएट होगा वही टेंशन इसमें भी क्रिएट होगा। अब एक काम करते हैं, देखो मास कितना झटका बॉडी का, हाँ, और ये जो रड है, इस रड का मास है 10 kg। ठीक है? जब ये रड इंड टू इंड बंधा हुआ होगा रस्सी में, तो दोनों के पास टेंशन सेम सेम होगा, बड़ी रोटेट नहीं करेगी। सही बात है, बंधी हुई है, इक्वल लेंथ की रस्सी है, एल लेंथ, नो टेंशन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा मास इसके करीब इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, स्मॉल एम। ये स्मॉल एम का मास मान लीजिए 5 kg है। ठीक है? अब बताइए क्या टेंशन सेम होगा? तुम ही बताओ। अब टेंशन सेम लग रहा है तुम्हें? क्या अलग अलग होगा ना? फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। और आप ये बताइए, हाँ, आपको ये दे रखा है कि ये सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और नहीं लग रहा आपको ना ये आगे जाएगी ना ये पीछे जाएगी, टिल्ट भी नहीं कर पाएगी क्योंकि रस्सी से बंधी हुई है। हाँ, बस फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि टेंशन बदलेगा इस रस्सी का, रोटेशन तो आने वाली रही नहीं। ऐसा थोड़ी कि रस्सी है जो और वो स्टिच हो जाएगा, नहीं, एक्सटेंड तो होगा नहीं, रस्सी फिक्स है, नहीं एक्सटेंसिबल स्प्रिंग है नहीं। तो यहां पे मास जब आप रखोगे तो टेंशन दोनों में अलग अलग क्रिएट होगी। और स्वाभाविक बात है, अगर ये बोले ना बोले आपको तो समझ ही जाना है कि ये रोटेट करने वाली है नहीं, आगे झूल कर ही नहीं रही है, इसका मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। नहीं, सिस्टम आपका कैसा हो गया? सिस्टम आपका नहीं, सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बोले ना बोले आपको तो समझ ही लेना है, यहां पे कहीं कहीं पे बोलना जरूरी होगा। चलिए कैसे फाइंड करेंगे इसे? आइए एक सवाल आपको हेल्प करें हम। जैसे ही आपने ये सिचुएशन समझा, आपके दिमाग में दो बातें आ गई कि बड़ी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। पहले एक बार चीज देख लो, नहीं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बड़ी तभी हो सकती है बाबू जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स अलोंग x जीरो हो और नेट फोर्स अलोंग y जीरो। x में तो कोई फोर्स तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, x के अलोंग में कोई फोर्स दिख रहा है। चलिए x की बात तो करनी ही नहीं है, या है भी तो ऐसे ऑलरेडी x में जीरो है ही। y में तुम्हें कोई फोर्स दिख रहा है क्या? y में फोर्स तुम्हें दिखना चाहिए। आइए जरा बताइए, इसका सेंटर ऑफ मास बोलो, सेंटर ऑफ मास 10g होगा पूरी रड का सेंटर ऑफ मास, मतलब रड का वेट 10g। छोटका वाला बॉडी का 5g होगा बाबू। नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ बाबू बताओ, इस पे एक लग रहा है आपको T1 और एक लग रहा है आपको T2, दो फोर्स लग रहे हैं। ये y डायरेक्शन वाले फोर्सेस है, नॉर्मल ये वाला नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर ही होगा, नॉर्मल mg के बराबर ही होगा ना। ठीक है, अब बताइए y डायरेक्शन में जो मोशन करवाने वाले फोर्स है यही थे। अगर इनमें से कोई भी अनइक्वल होता तो मोशन होता, नहीं मोशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब आपको ये बैलेंस करना है। तो जब आप इसे बैलेंस करिएगा तो क्या इक्वेशन लिखाएगा जरा बताओ तो? इक्वेशन लिखाएगा T1 प्लस T2 बरोबर 10 प्लस 5 कितना 15g। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 150 कर दें। 15g मतलब T1 प्लस T2 इक्वल टू 150 न्यूटन। एक इक्वेशन बना और एक इक्वेशन आपको रोटेशनल देगा। कौन? हाँ इसलिए तो 5 kg बैलेंस हुआ, इसलिए तो वो नीचे नहीं गिरा। अगर बैलेंस होता तो नीचे नहीं गिर जाता। दोनों का 15 kg रड का मास है। अब क्या
कुछ भी सोचते हो। समझा बात क्या था? तुम जो सोच रहा था वो नहीं है। रेड का, हाँ, टोटल रेड 15G हो गया। ये सोचो टोटल रेड 15G हुआ। क्लियर है? हाँ। अगर टोटल रेड का मास 15G देते, टेंशन 1 सेम आता। अगर हम आपको 15 kg वाला रेड ही दे देते तो इसका सेंटर ऑफ मास 7.5 पे लाई करता, तो टेंशन बराबर होता। जानबूझ के इसको अलग से सिस्टम डाल दिए ताकि ये 15 kg ही रेड रहे, लेकिन 10 kg यहां पे लाई करे और इधर थोड़ा ज्यादा लाई करे। एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म वाला रेड, आप समझ लीजिए, समझने के लिए समझ सकते हैं। क्लियर है? एक कंडीशन खत्म, ये वाला क्लियर आया। एक इक्वेशन बना, अगला इक्वेशन आपको रोटेशनल देगा, पहले समझ लो फिर बाद में नोट करना बाबू। नहीं तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बड़ी को डाल दिए, दूसरा आप इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रखोगे ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बड़ी को रखेंगे तो टर्क नेट 0 होगा। टर्क नेट 0 किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट आप टर्क 0 करना चाहते हैं? सबसे अच्छा सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट के अबाउट, बीच वाला पॉइंट के अबाउट नहीं, इस पॉइंट के अबाउट आप सेंटर ये टर्क 0 कर लीजिए। अब देखो यहां पे टर्क कौन कौन बनाएगा? एक बनाएगा आपका 10G, एक बनाएगा आपका 5G, एक बनाएगा इस रड में, एक बनाएगा आपका T1 और एक बनाएगा आपका T2। इतने फोर्सेस हैं, 4 फोर्सेस हैं जो टर्क बनाने वाले हैं। बारी बारी से बात करें, क्योंकि हम इस पॉइंट के अबाउट टर्क निकाल रहे हैं, तो बताइए इस पॉइंट से इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है? 0। आर्म लेंथ कितना हो गया? 0। मतलब टर्क ड्यू टू 10G प्लस टर्क ड्यू टू 5G प्लस टर्क ड्यू टू T1 और प्लस टर्क ड्यू टू T2 0 होना चाहिए। अब बताइए टर्क ड्यू टू 10G 0, क्योंकि आर्म लेंथ उसके पास है ही नहीं। टर्क टॉ बराबर होता है नहीं R क्रॉस F या R F परपेंडिकुलर। तो बताइए फोर्स जहां लग रहा है उसके आर्म, इसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और इसी पॉइंट पे आप टर्क भी निकाल रहे हैं, इसी पॉइंट के अबाउट। पाइवटेड पॉइंट भी वही हो गया। ये तो वही बात होगी कि टर्क बनेगा ही नहीं। कैसे नहीं बनेगा बाबू? आपको बोले थे ना कि ये दरवाजा होता है, जैसे मान लीजिए दरवाजा का ये हिंज वाला पॉइंट है, आप यहीं पे फोर्स लगा दें, क्या दरवाजा खुलता है या बंद होता है जब आप उसके कॉर्नर पे फोर्स लगाओगे? ये तो वही बात हो, क्योंकि आर्म लेंथ अवेलेबल नहीं है इसलिए टर्क बना ही नहीं। क्लियर? 5G के अबाउट टर्क बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। अब ये मान लीजिए इससे कितना डिस्टेंस, अच्छा रड का लेंथ नहीं दे रखे हैं क्या? रड का लेंथ कितना? 10 मीटर दे देते हैं। कितना है? 50, हाँ 100 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो। आ बाबू, आ बाबू, हाँ 10G भी बनाएगा, 10G भी हाँ अरे 10G बनाएगा पगलाट, हम कहां बोले 10G नहीं बनाएगा, तो 10G 0 बनाया। टर्क कैसे निकालते हैं? हाँ कितना है लेंथ बताओ? लेंथ कहां से लेते हैं? पर लेंथ लेते हैं भाई, टर्क निकालने आता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, मतलब वो परपेंडिकुलर फोर्स R लेते हैं ना, ये R कहां से लिया जाता है? जिस पॉइंट के अबाउट टर्क निकालना, पाइवटेड पॉइंट नहीं, जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें टर्क निकालना है, पाइवटेड पॉइंट तो होगा ही, ये जरूरी। हम क्या बोले, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टर्क 0 कर लीजिए रोटेशनल में, तो ये हुआ जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं वहां से उस फोर्स का डिस्टेंस, किस पॉइंट से निकाल रहे हैं उससे उसका डिस्टेंस कितना है, तो फिर कैसे टर्क बन जाएगा? ऐसे भी नहीं बनेगा, बकलोल। ये टर्क 0 हुआ। अब 5G बताओ टर्क बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। ये 5G है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कुछ होगा, एक्स नहीं कुछ दे देते हैं। ये मान लो 100 सेंटीमीटर का लेंथ है, जिसमें से ठीक है ये यहां से 40-50 होगा ना, तो ये 40 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ये गिवन इंफॉर्मेशन था, तो ये यहां से 10 सेंटीमीटर पे लाई करेगा। तो बताइए जिस पॉइंट का अबाउट आप टर्क निकालना है उससे इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर या 0.1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? नहीं 10 ही रहने से बाद में, चलो 0.1। ठीक है, रुक जाओ।
अब एक बात बताओ, तर्क को विथ डायरेक्शन भी तो यूज करना है। बताइए ये तर्क क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? भाई सीधी सी बात है, पाइवटेड पॉइंट को ये किधर घुमाना चाहेगा? इधर, क्लॉकवाइज। ये वाला कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज तर्क होता है नेगेटिव। या इसको आप स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। देखो आर का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, आर क्रॉस एफ करते हैं। बताइए आर क्रॉस एफ किए, आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज सेंस आ रहा है। ठीक है, तो बार बार मत करिए, पाइवटेड पॉइंट को फिक्स करिए और देखिए ये फोर्स इसको किधर घुमाना चाहेगा, इसी डायरेक्शन में ना, इसलिए क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसकी कहानी खत्म। अब बताइए T1 की बात करें, बोर्ड पे देखो, T1 इसे किधर घुमाना चाहेगा? क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी नेगेटिव होना चाहिए। T1 फोर्स है और इससे इस पाइवटेड पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 0.5। बोलो कोई दिक्कत? पाइवटेड पॉइंट। अब बताइए T2 की कहानी क्या है? फोर्स कितना? T2। T2 इसे किधर घुमाना चाहेगा? इस पॉइंट के इधर घुमाना चाहेगा, तो कितना होगा? T2 पॉजिटिव, मतलब ये 0.5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, बताइए 0.1, 0.5 और 0.5 ये सब उड़ जाएगा। बोलो सब उड़ेगा ना रे? तो कुल मिला के कितना हो गया आपका? यहां पे हो गया आपका 0.1 सब उड़ गया। ठीक है, अरे पॉइंट के बाद एक डिसिमल सब उड़ गया, 1/10 उड़ गया। यहां पे बचा आपका कितना? -50, और यहां पे -T1, और यहां पे सॉरी T1 नहीं, 5T1 और यहां पे प्लस 5T2 इक्वल टू 0। क्या करें, इसको उधर ले जाए ना, 50 उधर चला गया तो 5 कॉमन लेंगे और T2 माइनस T1 बरोबर 50, मतलब ये हो गया आपका 10। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 10। और वहां पे एक इक्वेशन और है, दोनों को मर्ज करिए। क्या था यहाँ पे? T1 प्लस T2 बरोबर 150, और यहां पे आपका है T2 माइनस T1 बराबर 10। प्लस कर दीजिए, T1 से T1 उड़ गया, 2T2 बराबर 160, मतलब यहां पे आपका T2 का वैल्यू 80 और T1 का वैल्यू 70। आंसर छाप लीजिए। दोबारा समझाना हो तो बोलना, पहले नोट करो। अब देखो एक और, इस कंसेप्ट की मदद से, इक्विलिब्रियम की मदद से एक और मिसकंसेप्शन फिजिक्स में क्लियर होता है। और वो मिसकंसेप्शन क्या है पहले वो समझ लो। मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में ये रहता है, अगर ये ब्लॉक है तो सेंटर ऑफ वेट तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लाई करती है, ये तो फिक्स है। और नॉर्मल जो एक्ट करता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा, मतलब एक्ट यहीं पे हो रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा। ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, जिसे हम लोग रोटेशन मतलब ये इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट से समझ सकते हैं। कैसे? देखो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा हम बार बार बता रहे हैं। नॉर्मल जो एक्ट होता है वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये कभी नहीं हमने कहा है कि ये हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये यहां से भी पास कर सकता है और कभी कभी तो ये बाउंड्री से बाहर भी हो जाता है टपलिंग के केस में। ठीक है, जो पढ़ेंगे हम लोग, तो ये चीजें आपको यहीं से क्लियर होगी। आइए से एक सवाल से समझे। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास मान लो 10 kg, 10 kg एक ब्लॉक है, और यहां पे मान लीजिए फ्रिक्शन अवेलेबल है 0.2। ठीक है, हमने यहां पे एक फोर्स लगाया, या चलो फ्रिक्शन न्यू कर देते हैं, मास m कर देते हैं। हमने फोर्स लगाया और जिस वजह से इधर मोशन हो रही होगी बॉडी की, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। ठीक है, गुड। हमसे ये पूछा गया है कि ये ब्लॉक इस तरह से इस पे फोर्स लगा है कि बॉडी टपल नहीं हुआ है, मतलब ब्लॉक मूव्स टपलिंग, ब्लॉक्स मूव विदाउट टपलिंग, बिना टपलिंग के ब्लॉक मूव कर रहा है। हमसे ये पूछा गया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास नॉर्मल रिएक्शन एक्टेड।
नॉर्मल रिएक्शन एक्टेड। ठीक है, किस पे लगेगी? पलट जाना किसी चीज का, जैसे तुम इस पे फोर्स लगाओगे, बड़ी चली, हो सकता हो कि कॉर्नर पे लगा दिया तुमने, कॉर्नर पे लगाया तो बड़ी नहीं पलट जाती है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो उसको टपलिंग कहते हैं। ड्रिल्स में पढ़ेंगे हम लोग फिर से, अभी इस सवाल को समझो। अब कैसे करें इसे? तो मूव कर रही है, मतलब इसके पास क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बडी को कहोगे क्या? बडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बोलोगे? नहीं ना, मोशन कर रही है लेकिन टपल नहीं हो रही है, रोटेट नहीं कर रही है, ये बड़ी गड़क के नहीं चल रही है, गड़कते गड़कते नहीं जा रही है, मतलब टपलिंग नहीं हुआ, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। बड़ी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसके पास है, लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं, मतलब सॉरी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसके पास है। तो आप नेट फोर्स जीरो तो नहीं कर सकते, एफ नेट तो जीरो नहीं कर सकते, लेकिन टाउ नेट जीरो कर सकते हैं। नेट टर्क टाउ जीरो हुआ होगा, क्यों? क्योंकि बड़ी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब सुनो, तो टर्क कौन कौन बनाता होगा? ये बड़ी है, इस पे टर्क कौन कौन बनाता होगा? ये एक फोर्स है, फ्रिक्शन ये बना रहा होगा। अब हम ये कह रहे हैं बड़ी मोशन कर रही है ना आराम से, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं होगा। बड़ी मूव कर रही है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, लेकिन रोटेट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और रोटेट मतलब वही टपल वाला बात, पलटते पलटते होता है ना, गड़क गड़क के नहीं जा रही है, तो ये टपलिंग नहीं कर रही है, मतलब विदाउट टपलिंग का मतलब सीधा हो गया कि नो रोटेशनल, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये है। क्लियर? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो मतलब टर्क जीरो हुआ होगा। आई बात समझ में? तो अब ये टर्क यहां पे बना कौन कौन रहा है, तो जरा देखो तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ, जो फोर्स लगेगा वही फोर्स टर्क बनाएगा ना। एक फोर्स कौन लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। एक फोर्स इसका mg लग रहा होगा, एक फोर्स mg लग रहा होगा, और कौन फोर्स लगा रहा है बाबू? एक लग रहा होगा, है कौन सा? मोशन करवा रहा है, ये वाला फोर्स ना, ये फोर्स, एक फोर्स ये वाला, ये ना, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये इस बॉडी को ये फोर्स इधर घुमाना चाहेगा, ध्यान दो यहां पे, ये फोर्स इसे इधर रोटेट करना चाहेगा और ये फोर्स इसे इधर रोटेट करना चाहेगा, दोनों का रोटेशन तो सेम हो गया रे। इसका मतलब ये हुआ है कि ये रोटेशन, ये इसका रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज, और इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज है। कैसे? ऐसा भी तो, हाँ, इसका मतलब ये इधर लगा होगा, फोर्स रिटार्डिंग नेचर का हुआ होगा, या ऐसा कुछ हो रहा होगा, बड़ी जा रही है और कोई पकड़ के खींच रहा होगा, ऐसा भी, फिर तो फ्रिक्शन अपोजिट लग जाएगा ना। तब इसका मतलब बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन में है, हाँ वही हुआ है। इस फोर्स को स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब ये बॉडी जा रही है, ये बॉडी मूव कर रही है किसी फोर्स के साथ। अच्छा ठीक है, सही है। मोशन इधर करेगी तो फोर्स इधर ही लगेगा। अब कंफ्यूजन नहीं बन रहा है, देखो ये डी से क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रही है, ये भी फोर्स इसे क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है, और ये भी फोर्स इसे क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? ये संभव है? इसका मतलब कोई एक फोर्स है जो इसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा होगा और वही इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में डालेगा, और वो फोर्स होगा कौन? नॉर्मल। अब बताओ, अगर नॉर्मल यहां पे लगाओगे, समझो नॉर्मल अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाते हैं, एकदम बीच पॉइंट पे, ध्यान दो, ठीक है, तो ये नॉर्मल इसे किधर घुमाएगी? मोशन की टेंडेंसी इधर है, इधर घुमानी चाहेगी, वैसे ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये तो बराबर हो गया ना, वैसे भी ये बराबर हुआ है, सॉरी, हम लोग पाइवटेड पॉइंट यही मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, समझो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम इसको पाइवटेड पॉइंट मान लेते हैं तो ये वाला टर्क तो बनाएगा नहीं, सही बात है, ये वाला टर्क नहीं बनाएगा, ऐसे भी टर्क ये थोड़े बनाएगा, ये वाला फोर्स टर्क नहीं बना रहा आपका, टर्क ड्यू टू mg कैंसिल आउट।
अब बच गया आपका क्या, ये फोर्स टर्क बना रहा है और ये फोर्स टर्क बना रहा होगा। क्लियर? तो ये दोनों सेम सेंस वाला टर्क बना रहा है, इसका मतलब फिर भी रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब एक अपोजिट सेंस वाला टर्क तुम्हें बनाना पड़ेगा। अगर तुम यहां पे नॉर्मल लगाओगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ये टर्क बनाएगा नहीं, तो कौन बैलेंस कर रहा होगा इसको, कौन रोटेट करने से बचा रहा होगा इसे, इसका मतलब नॉर्मल यहां नहीं लग रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि नॉर्मल अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट यानी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर एक्ट करता तो ये तो टर्क बना नहीं पाएगा, और टर्क नहीं बना पाएगा तो फिर ये जो नेट टर्क बन रहा है इसे बैलेंस कौन करेगा? इसका मतलब नॉर्मल यहां पे एक्ट नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल कहां लग रहा होगा? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा, या तो यहां लगेगा या तो इधर कहीं लगेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास दो चांसेस हैं, पहला चांस 3 चांस था ना नॉर्मल को लगाने का, पहला चांस खत्म, दूसरा चांस में नॉर्मल तुम इधर लगा दो। अब बोलो नॉर्मल इधर लगाओगे, पाइवटेड पॉइंट इधर है, तो ये इसको किधर रोटेट करना चाहेगा? क्लॉकवाइज, और वो सपोर्ट करने आ गया, इसका मतलब ये भी नॉर्मल का पोजीशन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब नॉर्मल कहां लगेगा? है यार, देखो इधर लगेगा, देखा बगल में लगा ना नॉर्मल। अब देखो ये नॉर्मल लग रहा है, इधर लग रहा है, पाइवटेड पॉइंट ये है, इसको इधर घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉक टर्क प्रोड्यूस करेगा। आई बात समझ में? हाँ, तो हो गया। कौन कौन? ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये फोर्स जो एक्ट हो रहा है यहां पे, मतलब चाहे यहां पे हो यहां पे हो, तो टर्क ड्यू टू एफ प्लस टर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स और प्लस टर्क ड्यू टू नॉर्मल मिलके 0 होगा, तभी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। है चलो, टर्क ड्यू टू एफ मतलब फोर्स कितना है, ma मान लेते हैं, ma होगा, जो भी निकाल लीजिएगा, डाटा कुछ नहीं है। और यहां से परपेंडिकुलर इसका साइड मान लो अगर a है, साइड मान लो x है, लेंथ इसका मान लो, ठीक है, इस ब्लॉक का लेंथ मान लीजिए x है, तो ये जो फोर्स एक्ट होगा, आर्म लेंथ कहां है, ये ना है बाबू, इससे इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x/2, 2x मान लेते हैं, ठीक है, नहीं समझे? ये फोर्स ये क्या है, ये सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, उसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है, नहीं कितना हो गया ये, गुड, कितना होगा x, क्योंकि 2x मान लिया साइड इसका, तो फोर्स इंटू आर्म लेंथ, क्लॉकवाइज टर्क बना रहा है तो ये माइनस, फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज टर्क बनाएगा, नेगेटिव फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि ये काइनेटिक मतलब मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा, म्यू mg कर दे, म्यू mg कर दे, बोलो फ्रिक्शन म्यू n होगा ना रे, म्यू mg, फोर्स कितना हो जाएगा ये भी, बाबू n किसके बराबर होगा, बकलोल, n mg के बराबर नहीं होगा, क्या खाया है, n mg के बराबर नहीं होगा, अगर n mg के बराबर नहीं होता तो ये वर्टिकल मोशन करता ना, अरे वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, देखो बोल रहा है हाँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ mg लग रही है, एक ऊपर की तरफ कौन फोर्स लग रहा है, n, अरे भाई यहां नहीं यहीं तो लग रहा है, कहीं भी लग रहा है, तो फोर्स बैलेंस नहीं होगा, वर्टिकल मोशन हो रहा है, ये तभी नहीं हो सकता है ना जब n बराबर mg हो, तभी नहीं होगा, देखो तो फिर n बराबर mg नहीं होगा कितना, अब n बराबर mg तभी होगा जब दोनों का मुंह से मुंह मिलेगा, मतलब दोनों यहां से यहां जो n होगा तभी n बराबर mg होगा, कि भाई फोर्स लगा रहे हो, आपको फोर्स से बैलेंस करना है, उसके अकॉर्डिंग ये n बराबर mg आया है ना। लड़का सब क्या सब सोचता है, उल्टा पुल्टा छोड़ो। अब नॉर्मल, नॉर्मल कितना फोर्स लगाएगा, तो नॉर्मल कहां से एक्ट हो रहा है, देखो नॉर्मल का डिस्टेंस हम लोग कहां से ले रहे हैं, अरे किसी का भी डिस्टेंस तो पाइवटेड पॉइंट से लोगे ना, तो नॉर्मल का पाइवटेड पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये टोटल कितना है x, तो ये टोटल 2x है, तो ये x है, लेकिन ये x नहीं है, तो ये मान लो y, कुछ मान लो y, तो ये कितना हो गया आपका नॉर्मल फोर्स n, ठीक है, और कितना y बरोबर 0। अब तुम्हें यही बनाना है, टर्क ड्यू टू नॉर्मल फाइंड करना है, जो भी आगे रिजल्ट आएगा, हम उसमें डाटा वगैरह दे रखे हैं, ऑप्शन वगैरह दे रखे हैं, सिचुएशन समझे, तुम्हें टर्क ड्यू टू नॉर्मल बोल रहा है, तो नॉर्मल टर्क सिर्फ n नहीं निकालना है, वो n इंटू डिस्टेंस निकालना है, ny,
इसलिए आपको ये डिस्टेंस पूछा नहीं जाता, कभी कभी पूछा जाएगा तो इक्वेशन से y भी निकल जाएगा। आई बात समझ में कि नॉर्मल किधर एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, कैसे डिसाइड होगा? आई बात समझ में? बोलो। तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट नहीं होगा। क्लियर है? बहुत सुंदर। एक और प्रॉब्लम करते हैं, लैडर प्रॉब्लम, जो बड़ा फेमस होता है इसका। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसमें रह दिए हैं, इंक्लाइन प्लेन वाला, उसमें भी आपको खुद से बनाना है। समझ गए? कॉपी में एक क्वेश्चन होगा, वो आपका इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक होगा, उस पर अलग अलग नॉर्मल फोर्स लग रहे होंगे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, नहीं mg sin थीटा बीटा लग रहा होगा, तो ये आपको खुद कैलकुलेट करना है। ट्राई कर लेंगे ना? ट्राई कर लीजिएगा, सॉल्यूशन दिया हुआ है, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। एक टाइप का क्वेश्चन और बन जाता है इसमें, जिसका नाम है लैडर प्रॉब्लम। देखो, लैडर प्रॉब्लम का एप्लीकेशन हम आपको समझा रहे हैं। प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम लैडर का दे रखा है, तीनों अलग अलग टाइप के, आप उसे ट्राई कर लीजिएगा। हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। ये बेस्ड प्रॉब्लम होता है आपका, हाँ, ये बहुत ही बढ़िया फेमस क्वेश्चन होता है मेंस के लिए और नीट के लिए भी, एकदम डायरेक्ट आता है। देखो, जैसे मान लीजिए 2 वाल है, हो सकता है कि इसमें से कोई एक वाल आपका फ्रिक्शन लेस हो और एक स्मूथ हो, मतलब दोनों एक ही बात है, दोनों फ्रिक्शन लेस हो या दोनों स्मूथ हो, दोनों स्मूथ हो या दोनों रफ हो, या एक स्मूथ हो और एक रफ हो, ऐसा भी हो सकता है। हम लोग दोनों को रफ मान लें, मतलब यहां पे दोनों जगह फ्रिक्शन अवेलेबल है। ठीक, ये रड है, मान लीजिए इस रड का मास कैपिटल M होगा, पूरा का पूरा रड का मास कैपिटल M होगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये एक्ट करेगा ना, mg। अब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये सीधा भी मूव नहीं कर रहा है और ना रोटेट कर पा रहा है, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में है। अगर बताओ यहां पे ये रफ है, तो इसलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसकी मोशन की टेंडेंसी इधर होगी, मतलब फ्रिक्शन इधर लगेगा, कोई दिक्कत? F1। इधर बताओ, बोलो ये नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? F2। कंटेक्ट पॉइंट है, नॉर्मल किधर एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर। कंटेक्ट पॉइंट है, नॉर्मल किधर एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आपको बोला गया कि ये इसमें मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ये डिस्टेंस कुछ भी पूछा जाएगा। ये डिस्टेंस मान लीजिए टोटल है 2L, ठीक है? तो फ्रिक्शन कुछ भी इक्वेशन, अब आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम 0 करवाना है। उसके लिए आपको और एक आप नेट फोर्स अलोंग x 0 करिए। x में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आपको दिख रहा है हमें? ये वाला फोर्स भी XL वही है, ये भी x में है, तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्स बैलेंस हुआ होगा एक दोनों को। भाई ये इधर इस ब्लॉक को मूव करवाना चाहता है और ये इधर मूव करवाना चाहता है, दोनों किसी को मूव नहीं करवा पा रहा है, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये बैलेंस हो गया होगा, हाँ या ना? भाई नेट F0 करिएगा ना, तो इधर ये N2 प्लस F1 0 होगा ना, मतलब यहाँ पे F1 बराबर कितना हो जाएगा? N2। x से तो ये इक्वेशन मिला, y से क्या मिलेगा? y में कौन कौन फोर्स है? ये ऊपर और ये नीचे, मतलब F2 प्लस N1 बरोबर कैपिटल mg बनेगा। तो ये इक्वेशन आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से बन गया। इसी तरह से आइए, और फ्रिक्शन μmg आपको पता है अप्लाई करना है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी 0 करना होगा। नेट टर्क अबाउट किसी भी पॉइंट की 0 कर दीजिए, और इसमें से आप ये वाला पॉइंट चूज करिए, बेस्ट पॉइंट है, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। पता है इस पॉइंट पे 2 फोर्सेस है, नॉर्मल और F, दोनों का टर्क 0 हो गया, तो 2 इक्वेशन मतलब 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 चीजें आपको सॉल्व भी नहीं करनी पड़ेगी। 4 फोर्सेस में से 2 फोर्सेस का तो ऐसे 0 हो गया, 3 फोर्सेस में से 5 फोर्सेस लग रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 में से 2 खत्म हो गया, तो 3 ही बचा, आपको कैलकुलेशन आसान होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट हमने क्या कर दिया? टर्क 0। तो इसके अबाउट टर्क खत्म, टर्क ड्यू टू N1 खत्म, प्लस टर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स खत्म, क्योंकि इसके पाइवटेड पॉइंट से डिस्टेंस है ही नहीं। बोलो अब कौन बचा? टर्क ड्यू टू कैपिटल mg। कैपिटल mg का टर्क क्या होगा? टर्क ड्यू टू कैपिटल mg, और यहां पे टर्क बचा आपका कौन सा? N2, टर्क ड्यू टू N2, और एक टर्क बचा आपका टर्क ड्यू टू F2, टर्क ड्यू टू F2 इक्वल टू 0 करिएगा। ये खत्म। mg कितना टर्क बनाएगा? तो इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल सकते बाबू, ये L होगा, तो ये L cos थीटा होगा, ये L है तो ये L cos थीटा होगा, हाँ या ना?
तो ये पॉइंट से इस फोर्स का डिस्टेंस कितना हो गया, एल कॉस थीटा, और फोर्स कितना है mg, तो mg इंटू एल कॉस थीटा। टर्क का सेंस क्या है बाबू, इस पॉइंट को ये इधर घुमाना चाहता है, कौन सा, क्लॉकवाइज है, माइनस कर दीजिएगा। उसी तरह से N2, ये N2 है, N2 फोर्स लगाएगा और ये N2 का यहां से डिस्टेंस कितना होगा, जरा कोई बताओगे, ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल ये एल कॉस थीटा है, ये वाला डिस्टेंस ना, ये पॉइंट है, ये पाइवटेड, अच्छा ये है, ओ तब तो ये पूरा लगेगा। 12 कैसे होगा, 12 तो ये है। N2 के लिए इस पॉइंट से डिस्टेंस ये ना होगा, बोलो तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 है, और ये मान लो अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 12 cos थीटा होगा, 2l cos थीटा, गुड, 2l cos थीटा। सेंस क्या बनेगा बाबू, N2 इस पॉइंट को किधर घुमाना चाहेगा, देखो N2 है ना, N2 का डायरेक्शन ये ना है, तो ये इस पॉइंट को किधर घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव होगा, गुड। अब F2 की बारी आई, F2 कितना अवेलेबल होगा, म्यू mg जो भी लगाना होगा आपको, नहीं म्यू mg कर दीजिएगा, जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा, अभी फ्रिक्शन फोर्स सीधा F2 रहने देते हैं, बाद में आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, इस फोर्स का हमें लगता है ये वाला डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस है ना, गुड, तब तो ये भी आपका हो जाएगा 2l cos थीटा, 2l cos थीटा वगैरह, जो भी सेंस क्या बनेगा इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज 0, बस हो गया। ऐसे सॉल्व करना होता है इसको, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं बनता है, स्टेप समझने थे कि कैसे ऑपरेट करना होता है लेटर प्रॉब्लम को, आई बात समझ में। इसमें यही सवाल बनता है, कभी कभी दो वेरिएशन नहीं बनता है कि एक और ब्लॉक यहां पे रख दिया कुछ मास का, तो वो भी टर्क बनाएगा, उसका भी mg निकालोगे, उसका भी यहां से डिस्टेंस निकालोगे, बात खत्म, नहीं आई बात समझ में। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कर लेंगे, ठीक है। नोट्स में दिया हुआ है, 3 प्रॉब्लम है, तीनों का सॉल्यूशन डिस्कस किया हुआ है, कंसेप्ट डिस्कस हो गया है, ट्राई करिएगा, फिर भी दोबारा समझाना होगा तो हम क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज की सवाल करते हैं यही समाप्त, धन्यवाद।